तो इससे हम जंप करते हैं हमारे पहले सब टॉपिक पे, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स ना, अमाउंट विच इज देयर उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज मैं डिस्कस करती हूँ कि कौन से टाइप का प्लांट हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट है कम अप टू इज सीरियल्स। सीरियल्स हम सबको पता है क्या प्रोवाइड करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, एनर्जी मिलती है। एंड इसका एक एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ तो हुआ व्हीट। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अ प्लान। इसमें हम इसका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट तो सॉरी दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज पल्सेस। इसका pulses we all know is for proteins। pulses हम सबको पता है कि प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है, we've been taught this since childhood। एंड pulses का एग्जाम्पल मैं लूँ तो हो गया ग्राम। ओके, अब इसके बाद मेरे पास है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स बेसिकली हमें मेनली तो फैट प्रोवाइड करते हैं ऑयल सीड्स। ओके, एंड इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो है सीसम। देन द नेक्स्ट वन आई हैव ऑन माय लिस्ट इज वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल प्लस स्पाइसेस प्लस फ्रूट्स, ये इसके एग्जांपल्स बहुत सारे पता है हमें। एंड ये हमें बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, दिस वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। ओके, एंड देन एट लास्ट वी हैव on the fifth number we have fodder for the livestock। ओके, तो ये बेसिकली 5 ब्रॉड वैरायटी हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इट्स सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड फॉडर। नाउ अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें से एक इंडेक्स क्वेश्चन है, तो we'll discuss that। So the index question is, what do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? We just discussed cereals से हमें मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, पल्सेस से हमें मिलेंगे प्रोटीन्स, ऑयल सीड से मिलेंगे हमें ऑयल, फैट्स सॉरी, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स इनसे हमें मिलेगा विटामिन एंड मिनरल्स, एंड फॉडर लाइवस्टॉक के लिए, ऑल्दो दैट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन बट ठीक है, इससे भी गेट दी आंसर टू दैट इंडेक्स क्वेश्चन। स्टार्ट। तो जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि कौन सा क्रॉप कौन सी जगह में ग्रो करेगा, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा रेन होती है, कम रेन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, टोटल क्लाइमेट बहुत विंडी स्टॉर्मी सा रहता है कि बहुत ही काम क्वाइट सा रहता है, सब तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। फर्स्ट फैक्टर क्लाइमेट। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि गर्मी है या ठंडी है, कितना टेम्परेचर रहता है, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे ग्रो होगा, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड फोटो पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एक्चुअली फोटो पीरियड इज। देखो एक प्लांट है, उसको कितनी देर तक सनलाइट मिल रही है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, एंड पीरियड इज द टाइम इंटरवल। तो किसी प्लांट को कितनी देर के लिए सनलाइट मिल रही है, दैट इज नोन एज दी फोटो पीरियड। अब फोटो पीरियड से प्लांट की ग्रोथ भी बहुत डिटरमाइन होती है, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट को जितना ज़्यादा फूड मिलेगा उतना बेटर उसका ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा अच्छा उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा उसका प्लांट का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोटो पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट का ग्रोथ होगा, एंड उतनी ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ होने की भी एक्सपेक्टेंसी रहेगी। तो फोटो पीरियड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि
प्लांट कौन सा ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव अभी ये हमने सुना होगा ना कि मतलब कुछ कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स समर्स में आती हैं, कुछ विंटर्स में आती हैं, कुछ रेनी सीजन में आती हैं। इसका रीजन ये होता है कि काफी मतलब इसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स प्लांट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होते हैं खारिफ क्रॉप्स। खारिफ एक्चुअली रेनी सीजन की क्रॉप्स होते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा जून टू अक्टूबर वाला पीरियड खारिफ क्रॉप्स के लिए। जून टू अक्टूबर वाले पीरियड्स में खारिफ क्रॉप्स होते हैं, जिनको रेनी सीजन स्पेशली ऐसा बोलते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल है पैडी क्रॉप, यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट। ऐसे ही हमारे पास होता है राबी। राबी इज एक्चुअली द विंटर पार्ट, ठीक है। विंटर में जो करते हैं, उगाते हैं, दैट इज दी राबी क्रॉप। एंड ये होता है नवंबर टू अप्रैल टाइप। नवंबर टू अप्रैल होता है राबी। एंड राबी का एग्जाम्पल होता है वीट। इसीलिए ये होता है कि कुछ कुछ फ्रूट्स, कुछ कुछ वेजिटेबल्स किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ही आते हैं, बिकॉज वो इन टाइप से किसी क्रॉप को बिलोंग करते होंगे, तो खारिफ या राबी, लाइक रेनी सीजन और द विंटर सीजन, ओके। अब एक चीज ऑब्जर्व करी गई है कि 1960 से 2004 तक, 1960 से 2004 तक जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। बट जब हमने देखा कि कल्टिवेबल लैंड कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो सिर्फ 25% हुई है। अब ऐसा कैसे हुआ? जो मैंने वो एग्जाम्पल लिया था कि पहले 1 एकड़ में 100 क्विंटल होता था, अब 1 एकड़ में 150 क्विंटल्स होता है, ठीक है। अब ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ है, ये इंडिया में ही हुआ है, ये इंडिया की स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ इज दैट पॉसिबल। इसके लिए हम 3 मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे, विच विल बी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। इसको मैं लिख देती हूँ। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट and we have crop protection improvement। ये तीनों चीजें काफी हद तक इम्प्रूव हुई एंड काफी ज्यादा इम्प्रूव और होना है, ताकि हमारी क्रॉप हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सस्टेनेबली यूटिलाइज कर पाए हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को, बाय यूजिंग द वैरायटी, प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसमें अभी हमारे पास सबसे पहला चैलेंज ये है कि हमें सही वैरायटी फाइंड करनी है। मतलब काफी सीड्स में ऐसा होता है कि सपोज मैं मैंगो ट्री का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एक मैंगो ट्री है, उसमें ये होगा कि वो बड़ा होगा तो एक सीजन में सिर्फ 50 मैंगोज देगा। देयर इज द अदर मैंगो ट्री, इट इज लाइक वो एक सीजन में 100 मैंगोज देगा। तो हमें ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो मैक्स टू मैक्स हमें प्रोडक्शन दे, मतलब सबसे जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगी हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इट इज लाइक वी हैव टू फाइंड सच वैरायटीज। अब ऐसी वैरायटीज को फाइंड करने में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैं इनको पॉइंट वाइज लिस्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी डिजीज रेजिस्टेंट।
ये तो खुद से ही सोचो, मतलब अगर मैंने ठीक है 100 मैंगोज वाला प्लांट ले लिया, परसों कोई डिजीज हो गई, कोई 100 के 100 खराब हो गया, तो उससे बेटर तो 50 मैंगोज वाला प्लांट ही था। द वेराइटी विच वी आर सेलेक्टिंग इट हैज टू बी मोर एंड मोर डिजीज रेजिस्टेंट। वो डिजीज मतलब प्लांट को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी हाई। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने 100 मैंगोज तो प्रोड्यूस कर लिए, बट उन 100 मैंगोज की क्वालिटी इतनी गंदी है कि उनसे बेटर वो 50 मैंगोज ही थे जो मेरे पास मैंगो ट्री में थे, ठीक है। तो द क्वालिटी इट हैज टू बी हाई, ठीक है। एंड देन वी हैव यील्ड, यील्ड शुड बी हाई। अब ऑब्वियसली इतनी देर से व्हाट एम आई प्रेफरिंग कि 50 मैंगोज की जगह आई शुड गेट 100 मैंगोज, तो दैट विल बी वे बेटर फॉर मी, ठीक है। तो उससे हाई यूज रहेगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा किसी भी फार्मर को प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी कम अप टू इज मतलब टॉपिक क्या इसी के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कोई भी डिजायर्ड प्लांट जिसकी बात करते हैं जिसमें ये सब चीजें हों प्लस मतलब हमको जो डिजायर्ड प्लांट सेलेक्ट करना है उसका एक तरीका ये भी है कि हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं प्लांट्स को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो अनसिमिलर स्पीशीज को मिला के हम उन दोनों के बेटर अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लें, उसको हम साथ में ब्रीड करवा के एक नया सीड बना के, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट है और वो हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करता है बट उसकी ईल्ड बहुत कम है, और एक प्लांट है जो जिसमें डिजीज बहुत है, क्वालिटी बहुत खराब है लेकिन ईल्ड बहुत ज्यादा है। तो हम इन दोनों को मिक्स करा के ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिनमें ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा, क्वालिटी भी हाई होगी एंड ईल्ड भी हाई होगी। तो इस चीज को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसको मैं लिस्ट करती हूँ। एक होता है इंटर वेरियल, ठीक है, इंटर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज, इंटर वेरियल। मेरे पास है फिर एक इंटर स्पेसिफिक, that is inside between the species. Then I have intergenus, this is between the genus, and then I have intergenera. This is between the different genera, actually it's intergeneric here, and ये डिफरेंट जेनेरा में बताइए हमने क्लास 9th में डाइवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जेनेरा, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच वी हैव। अब इसमें एक और तरीका होता है कि या तो आप दो को हाइब्रिडाइज मतलब ब्रीड करा के फिर रिप्रोड्यूस करवाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक जीन इंट्रोड्यूस कर दो, इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। की एक क्रॉप है, हमने इसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दी। मेरे पास एक क्रॉप था जो डिजीज रेजिस्टेंट था, उसकी हाई क्वालिटी सीड्स थे, मैंने इसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दी जो जिसकी ईल्ड भी है, जो उसकी ईल्ड भी हाई कर देगा। अब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ जीन, इसका मतलब क्या है, हमारे सेल्स में डीएनए होता है जो कि वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो एक पेरेंट अपने चाइल्ड में फॉरवर्ड करता है, लाइक जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसमें वो छोटा सा पार्ट उस डीएनए का जिसमें कोई भी प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको हम जीन बोलते हैं। प्रोटीन से एंजाइम्स काम करते हैं, एंजाइम्स से हॉर्मोन्स, तो एंड हॉर्मोन्स मतलब वो फिर पूरी एक साइकिल है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय जीन। तो हम इसमें जीन इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक इट एंड वी मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। नाउ वी हैव कि ये जो नई वैरायटी है जो मैंने बनाई, बी इट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वो एक्सेप्ट तभी होगी जब इसकी ईल्ड हाई होगी गिवन कंडीशन में। मतलब कि
एक जम्मू कश्मीर में फार्मर है, एक राजस्थान में फार्मर है। मैंने जम्मू कश्मीर के फार्मर के हिसाब से बना दी कि उसके टेम्परेचर में, उसकी गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में एक उसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोवाइड कर दिया कि भाई इससे आपकी यील्ड बहुत अच्छी आएगी। अब पॉइंट ये है कि अगर वही क्रॉप में उठा के राजस्थान वाले फार्मर को भी दूं, टेम्परेचर का ही वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये राजस्थान में सीड, ये जो भी मैंने सीट बनाई है एक्सेप्ट नहीं होगी। तो द पॉइंट इज कि एक्सेप्ट तभी होती है जब वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको आपका बनाया हुआ क्रॉप सूट करे, ठीक है। अब फार्मर्स को हमें गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो। जैसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनकी यील्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वेदर पे, वो डिपेंड करती है जो सॉइल है उसकी क्वालिटी पे, एंड वाटर कितना मिल रहा है। इन तीनों चीजों पे प्लांट की यील्ड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ओके, तो मेरे अगर आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ प्लांट जो काफी डिफरेंट जगहों पे ग्रो पाए, बिकॉज अगर किसी एक जगह पे सपोज ड्राउट या फ्लड आ गया, तो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होगा कि चलो इस जगह पे नहीं तो इस जगह से हमें ये क्रॉप मिल जाएगा, हमारे पास उस क्रॉप की कमी नहीं होगी। तो वी ऑलवेज प्रेफर कि कोई भी जो प्लांट हो वो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करा गया, ताकि अगर एक जगह पे ड्राउट या फ्लड आए तो फिर हमें एटलीस्ट दूसरे जगह से वो प्लांट वो फूड जो भी है वो मिल जाए। प्लस धीरे धीरे टाइम के साथ हमने ऐसे प्लांट डेवलप किए जिनमें देयर इज हाई टॉलरेंस टू सॉइल सैलिनिटी, मतलब अगर सॉइल काफी सॉल्टी भी है तब भी दे ग्रो, हमने धीरे धीरे डेवलप किया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर पाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंक्रीजिंग द लैंड एंड द कल्टीवेशन जब तक ये पॉसिबल हो पाए तब तक के लिए। अब ये है कि ये इम्प्रूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, जो कि मैं बात कर रही हूँ वैरायटी इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ये क्यों कर रहे हैं, इसके रीजंस है, ठीक है। द फर्स्ट रीजन वी हैव फॉर इट इज हायर यील्ड। यील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करने में, तो ऑब्वियसली वी नीड अ हायर यील्ड, जिसकी वजह से हम ये क्रॉप वैरायटी, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात आती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए क्वालिटीज डिफरेंट होंगी। जैसे हमें वीट की मैं अगर बात करूँ तो मुझे उसकी बेकिंग क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। अगर मैं पल्सेस की बात करूँ तो मुझे उसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अगर मैं ऑयल सीड्स की बात करूँ तो मुझे उसमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूँ तो जितना लंबे टाइम के लिए वो प्रिजर्व हो पाए वो मेरे लिए उतना अच्छा है। तो क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमें क्या चाहिए, कि मतलब किस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मेरे पास है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या है कि बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे प्लांट को हार्म करते हैं, हमें उनसे रेजिस्टेंट बनाना है अपने आप को, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो भी ये बैक्टीरिया, फंजाई जो ये डिजीजेस फैलाते हैं, इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, ये सब बायोटिक में आते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाए, एनी नॉन लिविंग थिंग दैट विल कम अंडर एबायोटिक रेजिस्टेंस, की एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हमारा क्रॉप खराब हो रहा है या बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हमारा क्रॉप खराब हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द third point which we have. Okay, after that we have a change in maturity duration.
अभी देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्लांट जितनी जल्दी मेच्योर करेगा, जितनी जल्दी वो उग जाएगा पूरी तरह से, उतनी जल्दी हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल बेसिस पे तो अच्छा है ही कि वो कम से कम टाइम ले रहा है। प्लस अगर एक प्लांट जल्दी उग जाता है तो हमारे पास दूसरे प्लांट के लिए और ज़्यादा टाइम है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बेसिकली तो हमारे लिए दोनों टाइप से अच्छा है कि हमें मनी उस प्लांट का भी मिलेगा, प्लस हम और प्लांट उगा के और भी मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। एंड लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, इसको भी कम कर सकते हैं यूजिंग दिस मैच्योरिटी ड्यूरेशन थिंग, ऑलराइट। एंड देन वी हैव, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन हमने कम कर दी तो। देन वी हैव वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब कोई भी प्लांट कितनी कितनी कैसे कैसे एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकता है, वो जितने ज़्यादा एनवायरनमेंट, जितने ज़्यादा टाइप के एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो उतना ज़्यादा उस क्रॉप पे हम बिलीव कर सकते हैं। कि जैसे एक वैरायटी है वो मैंने राजस्थान में भी उगा दी, वो मैंने गुजरात में भी उगा दी। सपोज राजस्थान में फ्लड या डाउट आ गया, ठीक है, तो एटलीस्ट जो गुजरात में मैंने वो सेम वैरायटी उगाई है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई कैन यूज दैट वेराइटी, ओके। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा है जिस प्लांट की वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो। देन वी हैव डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ 6, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक characteristics, okay। तो 6 पॉइंट we have is desired agronomic characteristics। अब मतलब एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि किस प्लांट में क्या हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ फॉडर का, तो फॉडर जितना टॉल हो, उसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो, वो जितना प्रोफ्यूज्ड हो, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। हमने एग्जांपल है सीरियल्स का, सीरियल्स जितने छोटे होंगे वो उतने कम न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंज्यूम करेंगे और हमें उतना अच्छा सीरियल क्रॉप मिलेगा। तो सीरियल जितने छोटे होंगे उतना अच्छा है। देन वी हैव डेवलपमेंट, वी डेवलप न्यू वैराइटीज एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा विद टाइम, ओके। तो बेसिकली वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 6 थिंग्स कि इसकी हेल्प से हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा। ये होगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें हमें इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम ये वी इंकॉर्पोरेट ऑल दीज 6 थिंग्स। स्टार्ट। अब यहाँ तक के इंटेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। इसकी हमने बात करी अभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स में क्या है, ये जो बैक्टीरिया फंजाई जो डिजीज फैलाते हैं वो नेमाटोड्स एंड इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सब बायोटिक में। वीड भी अगर है तो वो भी बायोटिक में है। बायोटिक फैक्टर जो हमारे क्रॉप को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन एबायोटिक फैक्टर्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, लाइक ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गई, फ्रॉस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, टेम्परेचर दैट इज। तो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स, द नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। Then the second question we have is what are the desirable agronomic characteristics for crop improvement। तो इसकी अभी हमने बात करी कि जैसे अगर मैं फॉडर क्रॉप्स की बात करूँ तो जितना ज़्यादा टॉल होगा, जितनी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचेस होंगी उतना अच्छा है। अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ तो वो जितना ड्वार्फ होगा और वो उतने कम न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो डिफरेंट क्रॉप्स पे डिपेंड करता है अबाउट द डिफरेंट एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टॉप। So now I will be starting with the topic crop production management.
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखो इंडिया में क्या है कि स्मॉल स्केल फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है एंड लार्ज स्केल फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमें टैकल करना है इन दोनों सिचुएशंस को कि स्मॉल स्केल फार्मिंग में हमें क्या चाहिए एंड लार्ज स्केल फार्मिंग से हमें क्या चाहिए। तो जो मनी, जो टेक्नोलॉजी, द अमाउंट ऑफ लैंड यूज्ड वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है बिटवीन स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड लार्ज स्केल फार्मिंग। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी एट द एंड वेरी इसी पे करती हैं कि आपके पास लैंड, मनी, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कैसी है, उस पर डिपेंड करेंगी हमारी सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बिकॉज इंडिया में दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो वी नीड टू टैकल बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब इनपुट जैसे होंगे वैसी ईल्ड होगी। अगर हाई क्वालिटी इनपुट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड लॉट्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सीड्स, तो आउटपुट भी वैसे होंगे। लेकिन अगर लो क्वालिटी की, लो टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, तो प्रोडक्शन भी वैसी होगी बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड। तो हमारे पास दोनों लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट फार्मिंग्स होती हैं कि जिसमें पैसे कम लगते हैं, प्रोडक्टिविटी भी कम मिलती है। हाई कॉस्ट जिसमें काफ़ी एक्सपेंसिव इनपुट्स लगते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है हमें। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद दी सब टॉपिक दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऑलराइट। तो जो हम लोग फूड लेते हैं, हम लोग क्यों लेते हैं? हमारी ग्रोथ अच्छी हो एंड प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो सेम गोज फॉर प्लांट्स भी इसीलिए फूड लेते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, वेलबींग रहे, प्लांट्स हेल्दी रहे प्लांट्स, so दैट इज व्हाई दे टेक अप फूड। नाउ न्यूट्रिएंट्स वो 3 जगहों से लेते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर से वो लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से उन्हें मिल जाता है हाइड्रोजन, एंड देन फ्रॉम द सॉइल दे टेक मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब इन टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 3 तो ये हो गए, तो -3 वी हैव 13 अदर न्यूट्रिएंट्स। इसमें से 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड 7 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है, द अमाउंट इज मोर, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम पड़ती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इज लेस, उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। जैसे अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल लूं, तो मेरे पास 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आयरन है, मैंगनीज है मेरे पास, आयरन, मैंगनीज, देन आई हैव बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। इफ आई राइट दिस, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, ठीक है। ये तो होगा मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो मुझे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये तो हो गए 3। अब हमें 3 और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो होगा कार्बन, मैंगनीज एंड सल्फर। कार्बन, मैंगनीज, magnesium, sorry, here it's magnesium, and this is also calcium, very sorry, this is calcium because carbon तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये हो गए 6 हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 2 चीजें यूज करते हैं, या तो हम मैन्योर यूज करते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो पहले मैन्योर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वी हैव
मेन्योर। मेन्योर क्या होता है कि ये इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल काफी होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? डिकॉम्पोजिशन होता है एनिमल एक्सक्रीटा का, एनिमल एक्सक्रीटा प्लांट वेस्ट इनका डिकॉम्पोजिशन करवाते हैं एंड इसकी हेल्प से हमारा ये मेन्योर प्रिपेयर होता है। तो अब मेन्योर में क्या है कि ये इसका न्यूट्रिएंट ठीक करता है, सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक करता है, सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक करता है प्लस उसको फर्टिलाइज करता है। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज कि अगर मैं एग्जांपल लूं सैंडी सॉइल का, तो अगर हम उसमें मेन्योर ऐड करते हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये सैंडी सॉइल, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अब अगर मैं बात करूं क्ले सॉइल की, तो उसमें वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज को टैकल करती है। क्ले सॉइल में टैकल करता है वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज की प्रॉब्लम को। सो दिस इज द वर्क ऑफ मेन्योर। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये क्या करता है, मेन्योर एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहा है एट द सेम टाइम, बिकॉज ये फर्टिलाइजर के जैसे नहीं है कि इसको नुकसान पहुंचाएगा। ये ऐसी चीजों को रिसाइकिल कर रहा है कि प्लांट मरा, एनिमल एक्सक्रीटा हुआ, तो उसको रिसाइकिल करके सॉइल में ऐड करके उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऐड हो रहे हैं, तो हमारा फायदा भी हो रहा है प्लस चीजें रिसाइकिल भी हो रही हैं। वैसे मेन्योर इज अ वेरी गुड चॉइस, ठीक है। अब मेन्योर एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है, दिस इज कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट एंड दिस ग्रीन मेन्योर। अब देखो कंपोस्टिंग क्या होती है, हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, स्ट्रॉज, वीड्स, डोमेस्टिक वेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इसको हम ग्राउंड के अंदर ग्राउंड को डिग करके उसके अंदर रख के अंदर इसको प्रोसेस होने के लिए छोड़ सकते हैं। इसको इस पूरी चीज को हम बोलते हैं कॉम्पोस्ट। अब इसी को बोलते हैं हम कंपोस्टिंग, इससे जो मेन्योर बनता है उसको कंपोस्ट मेन्योर बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें अर्थवॉर्म्स ऐड कर दूं इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगी वर्मी कंपोस्ट। तो ये हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो ये तो हो गया एक तरह का तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आया ग्रीन मेन्योर। क्या होता है, अब मुझे एक टाइप का प्लांट उगाना है, ठीक है, सपोज मुझे वीट उगाना है, मुझे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई डोंट नो कि किसके लिए कौन सा ग्रीन मेन्योर बनता है। वीट उगाना है तो सपोज मैंने कोई और प्लांट उगा दिया एंड देन उसको निकाला नहीं, उसको उधर ही डाई आउट होने दिया, ठीक है। फिर उसको सॉइल को प्लो कर लिया ताकि सॉइल के साथ वो प्लांट मिक्स हो जाए, उसके डेड रिमेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक अपने आप मेन्योर में टर्न हो जाता है। जब मैं सपोज वीट फिर प्लांट करूंगी तो वीट पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होंगे बिकॉज ऑफ दैट डेड प्लांट जो मैंने उसके पहले प्लांट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मेन्योर बनाने को हम बोलते हैं ग्रीन मेन्योर। ओके, तो इसमें जैसे हम गुआर ये सब, इन सब में ये ग्रीन मेन्योर वाली टेक्निक यूज होती है। एंड इसमें मेनली जो मेन्योर बनता है इससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये काफी अच्छे अमाउंट में सप्लाई होते हैं विद ग्रीन मेन्योर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। अब फर्टिलाइजर मतलब ऐसा नहीं है कि गंदे ही होते हैं, इनिशियली तो इनको काफी अच्छे पर्सपेक्टिव से ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इनका अमाउंट ऑफ यूजेज इतना बढ़ा दिया गया कि ये ड्रॉबैक में ज्यादा कन्वर्ट हो गया। जैसे फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली फर्टिलाइजर का यूज होता है, उससे ग्रोथ भी अच्छी होती है बिकॉज 3 काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर होते हैं। लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, हर जगह की ग्रोथ काफी अच्छी होती है एंड यील्ड बढ़ती है
कॉस्ट ऑल्दो बढ़ जाती है फार्मिंग की, बट यील्ड काफी ज्यादा बढ़ती है, क्वालिटी भी अच्छी जाती है चीजों की। बट पॉइंट ये है कि इसके प्रॉपर डोज की बहुत जरूरत है, कि जितना प्रिस्क्राइब डोज है उतना ही डोज देना है, जितने टाइम में रिक्वायर्ड है उतने इंटरवल्स में देना है आपको। एंड प्री और पोस्ट प्रिकॉशंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया फर्टिलाइजर और अगर वो ग्राउंड के अंदर सीप हो गया, तो जो भी लिविंग बींग्स है लाइक अर्थवॉर्म्स वगैरह जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबको वो डेड कर देगा। और अगर वो ग्राउंड के अंदर सीप नहीं होता, सपोज वो वॉश अवे हो जाता है, वो किसी रिवर में चला जाता है, तो उस रिवर के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको हार्म पहुंचाएगा, उस रिवर को पोल्यूट करेगा। तो इसका डोज और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जितना प्रिस्क्राइब है आपको उतना ही ऐड करना है, ऑप्टिमम अमाउंट एकदम फर्टिलाइजर का आपको ऐड करना होगा इफ यू आर यूजिंग अ फर्टिलाइजर। ठीक है, और ये क्या करता है, फर्टिलाइजर की वजह से अगर एक्सेस अमाउंट होता है तो ये एक तो बायोडाइवर्सिटी सॉइल की खत्म कर देता है, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश होने चाहिए उनको ऑटोमेटिकली ये रिप्लेनिश भी नहीं होने देता है। तो दैट इज द ड्रॉबैक विद द फर्टिलाइजर हैव। तो अगर मुझे किसी शॉर्ट टर्म गोल को मीट करना है, इफ आई हैव अ शॉर्ट टर्म गोल, देन आई विल यूज अ फर्टिलाइजर। बट इफ आई हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, तो मैं मैन्योर यूज करूंगी, ताकि मेरा सॉइल बैरन ना हो जाए, वो एकदम फर्टाइल बना रहे एंड जिस न्यूट्रिएंट की हमें रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट हमें मिलता रहे। अब मैं यहाँ तक के इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। So macronutrients are these nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulfur, and they are called macronutrients because they are required in larger amount in comparison to the micronutrients. And macronutrients are the ones which are required in smaller amounts, and they are iron, manganese, boron, silicon, copper, molybdenum, and chlorine. Okay. And some of the main macronutrients and where they use nitrogen, sulfur, and phosphorus, it's found in proteins. Calcium is found in cell wall, and magnesium is found in chlorophyll. Okay, now the next question I have is how do plants get nutrients? So plants get nutrients from these three sources: air, water, and soil. Air से they get carbon and oxygen. Water से they get hydrogen. Soil से they get these 13 nutrients, which include 6 macronutrients and 7 micronutrients. 6 macronutrients जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है। एंड 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन है। तो दिस इज वेयर द सॉइल गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड फ्रॉम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो द यूज ऑफ मैन्योर से तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैन्योर्स are very rich source of organic matter which is humus for the soil, and humus helps to restore the water retention capacity of the sandy soil and drainage in clay soil, जिसकी हमने यहाँ पे बात करी थी कि sandy soil की water holding capacity बढ़ाता है and clay soil की water logging and drainage की problem solve करता है manure अगर हम उसमें add करते हैं तो। and manures और सॉइल ऑर्गेनिज्म सॉइल बैक्टीरिया फ्रेंडली भी है, क्यों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बट बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता। वैसे अभी अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूँ तो वो सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड भी करता है एंड ऑब्वियसली सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको तो बहुत हार्म करता है, उनकी लाइफ स्पैन काफी कम कर देता है, उनको दे आर ऑलमोस्ट डेड अगर फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज होता है। प्लस वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है, बिकॉज अगर वो स्टीप हो जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करेगा। अगर सपोज वो फ्लो हो जाता है वाटर के साथ किसी नियर बाय रिवर सोर्स में जाता है तो उस रिवर सोर्स को हार्म करेगा एंड उस रिवर सोर्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टार्ट। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ऑर्गेनिक मतलब कि सब ज्यादा मैन्योर यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब हम यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे यूज करना बिल्कुल। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा रिसाइकिल होगा, डेड प्लांट्स, एनिमल एक्सक्रीटा, स्ट्रॉज एंड लाइफ स्टॉक के जो वेस्ट होते हैं इन सबको मिला के हम मैन्योर बनाएंगे एंड विल यूज दैट। जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा उतना ज्यादा हम लोग
ऐसी चीजें यूज करेंगे, बायो एजेंट्स यूज करेंगे, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी से जैसे हम केमिकल्स बना सकते हैं जो विच कैन एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। हम वैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड देन जैसे अगर मैं बात करूं तो बायो फर्टिलाइजर में देखो, जैसे फर्टिलाइजर का काम कर दिया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी ने। फिर मेरे पास क्या है कि मुझे स्टोरेज के लिए चाहिए, स्टोरेज के लिए मेरे पास है नीम और टर्मरिक। ठीक है, इससे बायोलॉजिकली हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टोर कर रहे हैं नीम और टर्मरिक से। प्लस क्रॉपिंग अच्छी हो इसके लिए हम इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन ये सब यूज करेंगे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड देन इसके बाद हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, लाइक इसमें बेनिफिट ये भी होगा कि इंसेक्ट, पेस्ट, वीड कंट्रोल ये सब हम टैकल करेंगे यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड होंगे। प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेनेथ सॉइल उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर पोल्यूशन भी कम से कम होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी बेनिफिशियल एंड वी शुड एट आवर लेवल ट्राई कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम टू द अदर टॉपिक दैट इज इरिगेशन। Alright, so we all know that irrigation is very very important. वाटर के बिना तो we cannot grow food. ठीक है, तो एंड इंडिया इज अ रेन फेड कंट्री, मतलब जब तक रेन्स नहीं आती वी हैव टू वेट, वी हैव टू सी टू इट कि मतलब हमारा मैक्सिमम एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल पे होता है, तो मोस्टली हम मानसून डिपेंडेंट ही होते हैं। इट इज अ रेन फेड कंट्री, और अगर पुअर मानसून हो जाते हैं तो फिर काफी ज्यादा लॉसेस के रिस्क रहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो खराब होंगे, इसके रिस्क काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें वी नीड टू फाइंड आउट मोर वेज, या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वेज हमें उनको भी डिस्कस करना है, सो दैट हम लोग वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा पाए तो डिफरेंट एरिया। एंड प्लस इन कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मेनी वाटर रिसोर्सेज जिनको यूज करके हम क्रॉप्स तक वाटर को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो वी कैन ऑब्वियसली यूज देम। ओके, जैसे मेरा पहला रिसोर्स है वेल। ये भी दो टाइप का होता है, डग वेल और ट्यूबवेल। डग वेल वो होता है जिसमें से हम वाटर बियरिंग स्ट्राटा जो है उससे हम वाटर उठाते हैं। एंड ट्यूबवेल वो होता है जिससे टैप एंड पंप्स की हेल्प से हम वाटर उठाते हैं फ्रॉम डीपर स्ट्राटा। ठीक है, तो जितना डीप स्ट्राटा से हम वाटर उठा पाएंगे उतना ही अच्छा उस ट्यूबवेल को हम कहते हैं। ये पंप्स एंड ऑल की हेल्प से ट्यूबवेल काम करता है, वेरएज डग वेल में सिंपल वाटर जहां तक बियर कर रहा है वहां से हम उठा पाते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेल्स विच वी हैव। फिर मेरे पास कैनाल है। कैनाल सिस्टम काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा इलेबोरेट और एक्सटेंसिव होता है। इसकी मतलब ऐसा होता है कि एक रिवर है, उसको ब्रांचेस में डिवाइड करते जाते हैं एंड वो डिफरेंट फील्ड्स में पानी पहुंचाता जाता है। तो कैनाल सिस्टम इज वेरी बिग एंड इट्स बीइंग वाइडली यूज्ड, बहुत एक्सटेंसिव भी होता है ये। एंड देन मेरे पास है रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में हम कुछ खास नहीं करते, यही होता है कि रिवर का पानी लेके हम लोग डिफरेंट जगह पे पहुंचाते हैं यूजिंग डिफरेंट अदर टेक्निक्स। So that is where the name comes from, river lift system. रिवर के पानी को ही हम पिक करके डिफरेंट जगहों पे पहुंचाते हैं। उसके बाद वी हैव टैंक्स। टैंक्स आर वेरी स्मॉल वे एज सच, मतलब वो बस स्टोर कर लेता है पानी को। एंड देन कैचमेंट एरियाज वगैरह जहाँ पे भी है वहाँ पे वी कैन यूज दैट वाटर। सो टैंक इज अ वेरी स्मॉल वे। इसके बाद वी हैव अदर थिंग्स लाइक वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। Rainwater harvesting and watershed management.
तो इसमें क्या है कि इसमें चेक डैम्स बनाते हैं हम लोग, एंड चेक डैम्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करता है, बिकॉज ये क्या करता है, ये रेन वाटर को फ्लो नहीं होने देता है, ये उसको सीप इन करा लेता है। तो इससे ये भी होता है कि सॉइल इरोजन रोकता है चेक डैम। तो चेक डैम दो काम करता है, ग्राउंड वाटर इंक्रीज करता है, अंडरग्राउंड वाटर एंड सॉइल इरोजन को कम करता है। ठीक है, तो ये दोनों चेक डैम से काम होते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स की। क्रॉपिंग पैटर्न्स, ओके। तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हम क्रॉप करेंगे, जितना ज्यादा मिक्स्ड वैरायटी में हम क्रॉप करेंगे, हमें प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, बिकॉज प्रॉफिट का बेसिक व्हाट इज द सोल, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो बेसिकली में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने किया मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जांपल। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, दो क्रॉप्स को ऑलमोस्ट एक ही साथ ग्रो कर देते हो। जैसे एक एग्जांपल में तो वीट और ग्राम के साथ मिक्स्ड फार्मिंग होती है, तो अब दोनों क्रॉप्स को और मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, वो एक ही साथ ग्रो हो जाते हैं। तो उसमें क्रॉप फेलियर का डर कम रहता है कि अगर एक मतलब ऐसा होता है कि एक क्रॉप किसी एक डिजीज के लिए प्रोन होता है। ठीक है, तो अगर वीट, सपोज मैंने वीट और ग्राम का एग्जांपल लिया, तो वीट को एक बीमारी हो सकती है, तो ग्राम को शायद नहीं होगी, तो बीमारी जल्दी से फैलेगी नहीं। तो कुछ क्रॉप्स में होगी, कुछ में नहीं होगी। तो जिनमें नहीं होगी एटलीस्ट हमें उससे प्रॉफिट मिल जाएगा, हम पूरे के पूरे लॉस में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। फिर मेरे पास आएगी इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि एक रो पूरी, अगर मैं एग्जांपल है तो इसका एग्जांपल है सोयाबीन और मेज। तो एक पूरी रो सोयाबीन की, एक पूरी रो मेज की, दो पूरी रो सोयाबीन की, दो पूरी रो मेज की। तो इंटर फार्मिंग में हम लोग ऐसे करते हैं, दैट नेम इंटर फार्मिंग। ठीक है, अब इसमें होना क्या चाहिए कि दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होनी चाहिए, कि अगर एक को नाइट्रोजन पोटेशियम चाहिए तो एक को कैल्शियम और सोडियम चाहिए। ठीक है, मैं रैंडम न्यूट्रिएंट्स के नाम ले रही हूँ। तो ऐसे दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग जितनी होगी उतना अच्छा होगा कि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो जाएंगे, एंड कोई भी एक न्यूट्रिएंट के लिए फाइट नहीं करेगा, देयर विल बी नो फाइट। एंड पेस्ट और डिजीजेस भी मिक्स्ड फार्मिंग, इंटर फार्मिंग इनमें कम से कम होती हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर थिंग इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत ही अच्छी लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि डिफरेंट क्रॉप्स ऑन वन पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान सक्सेशन, की हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये मैं प्लान करूंगी, जिससे एक सपोज ये कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सोडियम पोटेशियम, ये सल्फर मैंगनीज सपोज, तो इसने ये न्यूट्रिएंट यूज कर लिया सॉइल का, और फिर नेक्स्ट ये वाला यूज करेगा, तब तक ये वाला न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दूसरा यूज करेगा, तब तक ये रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये ऐसे करके चलेगा कि एक यूज हो रहा है एंड साइड बाय साइड बाकी के रिप्लेनिश हो रहे हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन इज अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड। अब ये भी काफी चीजों पे डिपेंड करती है, लाइक द फर्स्ट थिंग वी हैव इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी रहेगी क्रॉप की, इस पे क्रॉप रोटेशन काफी ज्यादा डिपेंड करती है। ओके, देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड मॉइस्चर। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड मॉइस्चर। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि क्रॉप कैसा बनता है। ठीक है, तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड देन अगर हम लोग ठीक से क्रॉप रोटेशन, मिक्स फार्मिंग, इंटर फार्मिंग फॉलो करें, तो 2 या 3 तो क्रॉप्स में पूरे साल में अच्छी क्वांटिटी में मिल ही जाते हैं। दैट इज द टेंटेटिव स्टैटिस्टिक्स जो हमें मिला है। देन वी हैव क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, द अदर टॉपिक। Now we have क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो
वी हैव वीट्स, पता है हम लोग को अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं कि अगर मैं सपोज वीट का प्लांट उगाया, वीट और वीट में कंफ्यूज होंगे, सपोज मैंने ग्राम का प्लांट उगाया उसके साथ एक वीड उग गया, मतलब दैट इज एन अनवांटेड प्लांट जो उग जाता है साथ में बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, ठीक है। तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, जैसे इंसेक्ट पेस्ट, वीड डिजीजेस, इन सबसे क्या होता है, इससे हमें अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है इन चीजों से। सपोज मैं वीड का एग्जाम्पल लूँ, जानथियम है एक वीड, ये ज़ैंथियम जो है वो ग्रो हो जाता है, फिर क्या करता है, ये फूड, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, इन सबके लिए जो मेन प्लांट जो मेरा सपोज वो ग्राम है तो उसके साथ compete करता है, तो जो ग्राम की प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाती है इससे। तो इसलिए हमें वीट को रिमूव अर्ली स्टेजेस पे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे मेन क्रॉप कभी भी सफर ना करें। अब ये जो पेस्ट अटैक वगैरह होता है इनसे क्या क्या होता है, जैसे पेस्ट अटैक से जो पहली चीज होती है वो ये है कि रूट, स्टेम, लीव्स ये सब कट हो जाते हैं, ठीक है। देन दी अदर थिंग विच हैपन विद पेस्ट अटैक की वो सेल्स आपको सक कर लेता है वेरियस प्लांट से, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट से सक सेल्स आप। The third thing which happens is कि it gets beared into the stem and fruits. It's born into the stem and fruits. So this is what happens जब पेस्ट अटैक होता है हमारे क्रॉप्स के ऊपर, ओके। तो अब इसका कॉज मोस्टली बैक्टीरिया, मतलब डिजीज जो होती हैं इनका कॉज क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब इसका इन सबके कॉज होते हैं। और पर हमें प्लांट की हेल्थ मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें ईल्ड अच्छी मेंटेन रखनी है तो मेंटेनिंग द हेल्थ इन सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस हैं या तो ये प्लांट के अंदर हैं या फिर इनको पहुंचाए जा रहे हैं। पहुंचाने के क्या क्या तरीके हैं, एयर, सॉइल, वाटर, इन तीनों से या तो इनके पास पहुंच रहे हैं ये। अब ठीक है, अब इनके कंट्रोल मेथड्स देखते हैं। व्हाट आर द कंट्रोल मेथड्स फॉर दिस? तो द फर्स्ट मेथड इज पेस्टिसाइड्स यूज करना। इसमें सब आ जाता है, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये लिमिटेड अमाउंट में यूज करना, बट दिस इज वन ऑफ द कंट्रोल मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अटैक बाय पेस्ट्स एंड डिजीजेस एंड वीड्स, इन सबको हटाने के लिए। अब ये क्या है कि दिस कैन बी स्प्रेड, या तो सीड्स पे स्प्रे कर दो या फिर जो ग्रोन प्लांट है उस पे स्प्रे कर दो या सॉइल पे स्प्रे कर दो। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर एक्सेसिव हो गया तो फिर इट कैन क्रिएट अ ट्रबल, बिकॉज फिर से वही कि अगर सीप हो गया तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर वॉश हो गया तो रिवर में जाके वाटर पोल्यूशन करेगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वीड कंट्रोल की। वीड कंट्रोल का प्रेफरेबल मैनुअल मेथड ही है, मतलब मैनुअल मेथड इज अ प्रेफर्ड मेथड फॉर वीड कंट्रोल। इसका प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन इसके काफी सारे हैं, लाइक सीड बेड जो है, सीड बेड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए अगर हमें वीड्स को अवॉइड करना है। टाइमली सोइंग काफी टाइमली करो, उसमें इधर उधर किया तो वीड्स निकलने के चांसेस होते हैं। देन वी हैव इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, रोटेशन करते हैं तो उससे भी वीड के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करें जिससे वीड्स उग ही ना पाए। देन समर प्लोइंग यूज करें। समर प्लोइंग से क्या होता है कि उस हीट में वो वीड्स मर जाते हैं, तो समर प्लोइंग भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। अब हम बात करते हैं ग्रेन स्टोरेज की। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ऑलराइट। अब इसमें क्या है कि हमें लॉसेस मिनिमाइज करने हैं, मतलब हमने उगा लिया और फिर स्टोर करने में हम गलती करें तो फिर तो मतलब बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो जाएगी। लेकिन हमने सारे इनपुट्स दे दिए, इतना पैसा लगाया, हाई क्वालिटी सीड्स, इतनी सिलेक्शंस किए,
उसके बाद सिर्फ स्टोर करने की गलती की वजह से हमारा पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए तो दैट विल बी अ डिजास्टर, तो दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो हम बायोटिक रिएजेंट्स जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो वही होते हैं इंसेक्ट, फंजाई, दिस आर द बायोटिक रिएजेंट्स व्हिच क्रिएट प्रॉब्लम इन दिस। द एबायोटिक वंस आर मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन दिस स्टोरेज प्रोसीजर। ओके, एंड देन इससे क्या क्या हो सकता है क्वालिटी, मैं इसको लिख देती हूँ एक सेकेंड। We have biotic problem creators and then we have abiotic problem creators। अब इससे होता क्या क्या है, अभी जो हमने बात करी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है इससे वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, पुअर जर्मिनेशन, पुअर जर्मिनेशन भी होता है, इसके से डिस्कलरेशन हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स डिस्कलरेशन इज वेल। एंड देन अब इसके लिए क्या क्या है, हमें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा ताकि ग्रेन स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। जैसे मैं अगर इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करूं तो इसमें क्या क्या है कि पहले तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्राई किया होना चाहिए, जो सारे प्रोड्यूस है शुड बी ड्राइड, वो भी एक बार नहीं, एक बार सन में देन एक बार शेड में, दोनों में जो भी प्रोड्यूस है उसको बहुत अच्छे से ड्राई किया होना चाहिए। वो काफी ज्यादा हेल्प करता है कि हमारा मतलब ग्रेन खराब नहीं होगा। देन हमें फ्यूमिगेशन करना होता है ताकि पेस्ट किल हो जाए। द थर्ड थिंग वी हैव टू डू इज फ्यूमिगेशन, जिससे पेस्ट किल हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो अभी तक के पार्ट में हमने कवर किए। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स, व्हाई? कंडीशन नंबर 1, फार्मर्स यूज हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सेकेंड, फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड्स, यूज फर्टिलाइजर्स एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, थर्ड, फार्मर यूज क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड्स। तो ऑब्वियसली थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज हमें तीनों चीजों की जरूरत है कि क्वालिटी सीड्स भी हो, ठीक से इरिगेशन भी हो एंड जो थर्ड फर्टिलाइजर्स भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज। इनमें से एक भी कम हो गया, अगर सीड क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम है। फर्टिलाइजर से तो अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया, डिजीज हो गई कोई, तो हमें इशू हो गया। फिर उसके बाद अगर इरिगेशन नहीं हुआ तो वाटर नहीं मिलेगा, ड्राई हो सकते हैं। तो हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है, तो थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रोथ। अब इसमें प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, ओके, देखो अब हमें इसमें पॉइंट ये है कि इन प्लांट्स डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, जो पैथोजेंस हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। टू रिमूव पैथोजेंस सम प्रिवेंटिव एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर यूज्ड, जो मैं अभी बताऊंगी। स्टॉप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। देखो अब अगर हम इसके लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो उसका अपना अपना डिसएडवांटेज है। वो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, तो उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ये मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग ये सब यूज करते हैं तो दिस इज ऑलवेज मोर प्रेफर्ड एंड दिस इज अ बायोलॉजिकल वे। इससे नुकसान कम से कम होता है। जैसे फर्टिलाइजर सीप इन कर जाते हैं, वो जो बायोडाइवर्सिटी सॉइल की उसको खराब करते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो रिवर पोल्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग आर वेरी गुड मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पांसिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। इसमें दो हैं, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या है, पेस्ट अटैक हो जाए या फिर इंसेक्ट आ जाए, बर्ड्स, बैक्टीरिया, ये सब में सारे बायोटिक फैक्टर्स जिससे ये पूरा
खराब कर सकते हैं हमारा स्टोरेज के टाइम पे ग्रेन। अब एबायोटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, इनमें वेरिएशंस आ जाएं जो कि इसकी क्वालिटी को एडवर्सली अफेक्ट करे, तो दैट इज द एबायोटिक फैक्टर जिसकी वजह से ग्रेन स्टोरेज में प्रॉब्लम हो रहा है।